हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश पक्षी की रहस्यमयी कहानी, तरंतुला का जहर। व्योमकेश को घर से बाहर ले जाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। पिछले 1 महीने से वो एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो वो बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता, जैसे उन पन्नों में जालसाज की छवि उभर आएगी। जैसे जैसे रहस्य की परतें बढ़ने लगी वैसे वैसे उसकी बातचीत भी घटने लगी। सुबह से रात तक फाइलों की उलझन उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगी थी। जब भी मैं इस विषय पर बात करता तो वह दो टूक जवाब देता, अरे नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उस शाम मैं जिद पर अड़ गया, देखो अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ नहीं, हम लोग लेक चलते हैं। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भागा नहीं जाता। तो चलो चलते हैं। उसने फाइलों को खिसका दिया, लेकिन उन्हें मस्तिष्क से हटा पाया, यह कहना मुश्किल है। लेक के किनारे घूमते हुए एकाएक मुझे एक पुराना मित्र दिखाई दे गया। वो मेरे साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। उसके बाद वह मेडिकल कॉलेज में चला गया। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आवाज़ दी, हे, तुम मोहन ही हो ना? अरे भाई, कैसे हो? वो चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजीत, तुम्हें देखे एक बरसा बीता। कैसे हो? कहाँ हो? सब ठीक है ना? जोश भरे अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय व्योमकेश से कराया। मोहन बोला, ओह, तो आप ही हैं व्योमकेश बख्शी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि व्योमकेश बख्शी के वृत्तांतों का लेखक अजीत बंदोपाध्याय कहीं अपना पुराना मित्र अजीत तो नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता था। ने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं कलकत्ता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम घंटे भर साथ साथ घूमते रहे। बातचीत में समय बीत गया। इस दौरान मुझे लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो, पर रुक जाता था। व्योमकेश ने भी शायद देखा था, क्योंकि एक बार उसने मुस्कुरा कर कह दिया, क्यों रुक क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जो मन में है कह डालिए। मोहन ने कुछ झिझकते हुए बोला, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताने में संकोच हो रहा है। दरअसल वह इतनी छोटी समस्या है जिसे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए व्योमकेश को इस जालसाज से फुर्सत मिल जाएगी। जालसाज? मैंने पूरी कहानी बताई तो अजीत बोला, यह लो, यह तो ठीक है, पर व्योमकेश बाबू मेरी समस्या पर हंसेंगे। यदि वह हंसने लायक होगी तो ज़रूर हंसूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि हंसने लायक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस समस्या से आप चिंतित हैं और हल करने के लिए आप एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभव है वो समस्या बेहद आसान हो, लेकिन मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं अब तक अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग कर चुका हूँ। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमार वृद्ध व्यक्ति जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो, कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। वो केवल मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सख्त पहरे के बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बातचीत के दौरान हम लोग बेंच पर बैठ गए। मोहन बोला, मैं आपको संक्षेप में सारी बात बताता हूँ। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूँ। यह परिवार बहुत ही पुराना है, उस समय का है जब शहर बसना शुरू हुआ था। पर्याप्त संपत्ति और आय के अतिरिक्त ये लोग एक संपूर्ण मार्केट के स्वामी हैं, जिससे अनेक आर्थिक स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूरे मार्केट का भाड़ा क्या होगा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। घर के स्वामी का नाम नंदूलाल बाबू है और वे ही मेरे पेशेंट है। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने अनेक ऐसे व्यसन पाल लिए थे कि 50 की आयु पहुँचते पहुँचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उनका शरीर रोगों का घर बन गया है। बहुत पहले से उनके शरीर को आर्थराइटिस ने धर लिया और अब तो लकवा भी मार चुका है। हमारे व्यवसाय में एक कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति की मृत्यु कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि आश्चर्य तो तब है कि अब तक कि वह जीवित कैसे है। मेरे मरीज इस कहावत का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नंदूलाल बाबू के चरित्र के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बदतमीज, बेहुदा, गाली गलौज करने वाला, धोखेबाज, चालाक और निकृष्ट। संक्षेप में मैंने जीवन में इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी पत्नी और परिवार है, किंतु उनका किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है। वे आज भी उसी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें वे जवानी में थे।
लेकिन उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वह सब सहने योग्य नहीं रही। इसीलिए उनके मन में सबके प्रति भयंकर द्वेष है, जैसे वे सब उनकी दशा के जिम्मेदार है। वे हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनाकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमज़ोर है, हृदय रोग भी है, इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वे अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को गालियाँ देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भर जाते हैं। उन्होंने मन में ये भ्रम पाल लिया है कि वे एक महान साहित्यकार है, इसीलिए वे काली स्याही से कभी लाल स्याही से पन्नों को भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वे गाली देते रहते हैं। उनके मन में ये बैठ गया है कि सभी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचनाएं नहीं छापते। कमाल है। उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या लिखते हैं? कहानी या फिर कुछ आत्मकथा जैसा? केवल एक बार मैंने उनके पेज पर दृष्टि डाली थी, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। यदि तुम इस कूड़े करकट को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज के प्रयोगात्मक युवा लेखक भी उसे पढ़कर बेहोश हो जाएंगे। ब्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कल्पना कर सकता हूँ उस चरित्र के बारे में, किंतु ये तो बताइए दरअसल समस्या क्या है? मोहन ने सिगरेट का पैकेट निकालकर हम दोनों के लिए सिगरेट पेश की और स्वयं एक जलाकर बोला, शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति में और कोई गुण नहीं हो सकते। वे एक अन्य गुण से संपन्न है और वह एक भयंकर नशा। उसने सिगरेट के कई कश लगाने के बाद कहा, ब्योमकेश बाबू, आप तो ऐसे नशीले और दुष्चरित्र व्यक्तियों से पाला पड़ता होगा जो शराब, गांजा, कोकेन और ऐसे ही निकृष्ट नशों के आदी होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मकड़ी का जूस पीता हो? मैं ज़ोर से चौंक गया। क्या कहा? मकड़ी का जूस? अरे बाबा, ये क्या होता है? मोहन बोला, कुछ खास किस्म की मकड़ियाँ होती है जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। ब्योमकेश जैसे अपने आप से ही बोल रहा हो, उसके मुंह से निकल पड़ा, तरंतुला डांस। यह एक ज़माने में स्पेन में प्रचलित था। मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। यह एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, किंतु हमारे देश में मैंने इसका प्रयोग करते आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन बोला, आपने सही कहा, तरंतुला डांस। यह तरंतुला जूस दक्षिणी अमेरिका के स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है। तरंतुला का जहर एक घातक जहर है, लेकिन इसका छोटी मात्रा में प्रयोग स्नायुमंडल में बड़े जोरों की झंकार और सनसनाहट पैदा कर देता है। और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो वह इस नशे के बगैर कैसे रह सकता है। किंतु इसका लगातार प्रयोग घातक है। वह नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि नंदूलाल बाबू ने यह खूबसूरत शौक अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में चलकर जब उनका शरीर अपंग हो गया तब भी वे इसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने लगभग 1 वर्ष हुआ। तब तक वे इस जहर के पक्के आदी हो चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वो था उस पर रोक लगाना। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यह नशा छोड़ना पड़ेगा। शुरू में काफ़ी नोकझोंक हुई। वे छोड़ने को तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था। अंततः मैंने कहा, मैं इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ आप कैसे उसे ले पाते हैं। उन्होंने एक हंसी के साथ, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं लेता रहूँगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो। और इस प्रकार युद्ध का श्री गणेश हो गया। परिवार के सभी सदस्य वस्तुतः मेरे साथ ही थे और इसीलिए घर के अंदर एक मजबूत मोर्चाबंदी करना आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके रूम पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का उपाय ही न रह जाए। वो चूँकि स्वयं भी अपंग थे, इसीलिए बाहर जाकर उसे लाना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी मोर्चाबंदी तथा पहरेदारी के बाद फिलहाल तो संतोष हो गया, लेकिन वह सब बेकार ही रहा क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वे नशा करते ही रहे। कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे करते हैं। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि यह ज़रूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है। इसीलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर बैठा, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने मेरी पहरेदारी के बावजूद 3 बार जहर का सेवन किया। यह मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज़ की जांच ली, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वह जहर ले लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बड़े यत्न से तलाशी ली। हर कोना और फर्नीचर छान मारा, सभी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी, लेकिन मैं उनका नशा करने को रोक नहीं पाया। यही आज की स्थिति है।
अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वह व्यक्ति मकड़ी का जहर कैसे पाता है और कब लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाता है। इतना कहकर मोहन रुक गया। मैं ये जान नहीं पाया कि मोहन के वृत्तांत में कब व्योमकेश का मस्तिष्क वहाँ से हटकर कहीं और चला गया, क्योंकि जैसे ही मोहन ने बोलना समाप्त किया, व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और अजीत से बोला, अजीत चलो अब घर चलते हैं। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया है और यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है। मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है और हो सकता है उसने मोहन के वृत्तांत का अंतिम भाग सुना भी न हो। मैंने कुछ निरुत्साहित होकर कहा, शायद तो मोहन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं, मैं वस्तुतः सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। यह समस्या वाकई विचित्र है और मैं तो कहूँगा कि मैं भी इस चक्कर को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इस समय मेरे लिए समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। मोहन को इन बातों से शायद ठेस पहुंची थी, किंतु उसने अपने भाव को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, छोड़िए उसे। आपको छोटे मोटे मामलों में उलझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि यह रहस्य खुल जाए तो संभवतः उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। इससे ज़्यादा दुख और क्लेश क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, आंखों के सामने जहर से मरता देखते रहे। व्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। फिर उस व्यक्ति को भी देखना चाहूँगा, उससे भेंट काफ़ी सहायक हो सकती है, किंतु यह सब मैं आज नहीं कर पाऊँगा। ये सही नहीं है कि नंदूलाल बाबू जैसे अजीब व्यक्ति को यूं ही मृत्यु का ग्रास बनने देना अपराध होगा और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। आप निश्चिंत रहे, लेकिन इस समय मुझे फ़ौरन अपने घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मुझे जालसाज को पकड़ने के लिए एक बार कागज़ों पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी है, इसीलिए आज भर के लिए नंदूलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं, आप केवल मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए कार भेज सकूं। व्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, मेरा एक सुझाव है, अजीत को अपने साथ जाने दीजिए। इससे आपकी उत्सुकता में फ़िलहाल राहत भी मिलेगी। एक बार अजीत को जाकर पूरा मुआयना कर लेने दीजिए। उसकी रिपोर्ट पर आज रात या कल सुबह तक आपकी समस्या का हल दे दूंगा। व्योमकेश का प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर निराशा की जो छाया दिखाई दी वह किसी से छिप न सकी। व्योमकेश के स्थान पर अजीत का जाना, वह निराश हो गया। यह व्योमकेश ने भी देखा, इसलिए उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, अजीत चूंकि आपका मित्र है इसीलिए शायद आपका उस पर विश्वास जम नहीं रहा, लेकिन दिल छोटा न कीजिए। अजीत पहले जैसा अजीत नहीं है, वह भी एक सफल अन्वेषी के साथ रहकर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मैं तो कहता हूँ कि संभव है कि अजीत स्वयं आपकी पहेली का हल खोज निकाले। किंतु इतनी तारीफ के बाद भी मोहन के चेहरे पर मायूसी छिपी नहीं, जैसे दिन भर बड़ी मछली की आस में बैठा कोई शिकारी शाम तक फंसी एक छोटी सी मछली को देखकर मायूस हो जाए। अंततः उसने कहा, ठीक है, अजीत ही चले मेरे साथ, किंतु यदि वह नहीं, निश्चिंत रहिए, यदि वह सफल नहीं हो पाया तो आप मुझ पर भरोसा रखिए। चलने से पहले व्योमकेश ने मुझे एक और बुलाकर कहा, ठीक से सभी चीज़ों का मुआयना कर जांच कर लेना, और हाँ, आने वाली डाक के बारे में पूछना न भूलना। बरसों से व्योमकेश को अनेक गूढ़ रहस्यों को सुलझाते देखने के साथ साथ अनेक केसों में उससे मदद करने के बाद मुझे भी अब लगने लगा कि आखिर यह ऐसा कौन सा गहन केस है जो मैं नहीं सुलझा सकता। मोहन ने जो मेरी क्षमता पर इतना संदेह व्यक्त किया था, उससे मानो न मानो मुझे भी आहत किया था, और मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं इस समस्या का हल करके ही रहूँगा। इस निश्चय के साथ वह मोहन के साथ चल दिया। उन दोनों ने बस पकड़ी और गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। साथ ही अंधेरा घिराया था। सड़क की रोशनी में मोहन आगे आगे चल रहा था। हम लोग सर्कुलर रोड पर कुछ देर चले हो गए कि मोहन ने दूर से एक बड़े घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही घर है। घर के बाहर लोहे का विशाल गेट था। सिर्फ बाहर खड़े दरबान ने मोहन को सलाम किया, किंतु मुझे रोक लिया। सर, आप नहीं जा सकते। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दरबान, ये मेरे साथ है। तो ठीक है सर। दरबान रास्ते से हट गया। हम बरामदे में कुछ ही दूर गए होंगे कि लगभग 20 वर्ष का एक युवक मिला। ओह, डॉक्टर साहब आप हैं, आइए आइए। और ये? मोहन उसे 2 कदम अलग ले जाकर कुछ बोला तो उत्तर में उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, उन्हें देख लेना ज़रूरी है। मोहन ने मेरा परिचय दिया। युवक का नाम अरुण था। वह नंदूलाल बाबू का बड़ा लड़का था।
वो हमें उस कमरे तक ले गया। बीच में 2 कमरे थे। तीसरे दरवाजे पर जाकर उसने खटखटाया, जिसके बाद भीतर से कठोर स्वर गुर्राया, कौन है? मुझे परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूँ। अरुण ने कहा, पिताजी मैं अरुण हूँ, डॉक्टर साहब आए हैं। अभय ज़रा दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा को खोलने वाला शायद अरुण का छोटा भाई था। उसकी आयु करीब 18 वर्ष होगी। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या ले लिया? उत्तर में अभय ने निराश होकर सिर हिला दिया। कमरे में घुसते ही मेरी दृष्टि पलंग पर पड़ी। वह कमरे के बीच में था, जिसमें नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े थे। हाथ में खुला पेन था और अग्नेय नेत्रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी, जिसके प्रकाश में उस व्यक्ति को स्पष्ट देखा जा सकता था। उसकी आयु तकरीबन 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे। त्वचा पीली, कद छोटा, शरीर का मांस लगभग सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नुकीली हो गई थी और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुक आई थी। दोनों आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी, किंतु उस चमक के कोरों से एक मरी मछली का एहसास हो रहा था। उनका निचला होठ लटक कर झूला हुआ था। कुल मिलाकर उनकी आकृति पर एक मृत और असंतुष्ट जिजीविषा की प्रतिछाया लगती थी। उस प्रेतात्मा जैसे शरीर का अवलोकन कर मैंने देखा, उनका दायां हाथ रह रहकर थिरक जाता है। मरे हुए मेंढक के किसी अंग पर बिजली का तार छू जाने से जैसे वो एकदम उछलकर दूर गिरता है, वैसे ही उनका दायां हाथ रह रहकर उछल जा रहा था। नंदूलाल बाबू द्वेषपूर्ण निगाहों से मुझे निरंतर घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज़ में गरजे, डॉक्टर तुम्हारे साथ ये कौन है? क्यों आया है यहाँ? इससे कहो चला जाए यहाँ से, एकदम अभी। मोहन ने मुझे देखकर संकेत में कहा कि इनकी बातों पर कान न दे। उसके बाद उसने पास जाकर पलंग पर फैले कागज़ों को एक ओर सरकाकर अपने बैठने की जगह बनाई और उनकी कलाई में हाथ में लेकर कब्ज नब्ज देखने लगा। नंदूलाल बाबू विशेली हंसी के साथ कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनके दायां हाथ वैसे ही एक एक बार थिरक जाता था। एक क्षण बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ते हुए कहा, तो आपने फिर जहर ले लिया? हाँ ले लिया। तो तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों दर्द होता है? मोहन ने अपने होठ चबाते हुए कहा, ये करके आप खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं और यही बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने मस्तिष्क को जहर से सड़ा दिया है। नंदूलाल बाबू ने व्यंग करते हुए मजाक किया, अच्छा ऐसा है, मैंने अपने मस्तिष्क को सड़ा दिया है? वाह क्या बात है, लेकिन आपका मस्तिष्क तो चुस्त दुरुस्त है ना? तो तुम पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों ओर तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर क्यों नहीं पकड़ते? उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई। मोहन उठते हुए हताश स्वर में बोला, आपसे बात करना ही फिजूल है। मैं समझता हूँ आपको आपके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। नंदूलाल बाबू बेहुदा मजाक करते रहे। शर्म नहीं आती डॉक्टर? तुम अपने को आदमी कहते हो? पकड़ लो मुझे या फिर इसे चूसो। उन्होंने चिढ़ाते हुए अपना अंगूठा दिखाया। इतना भोंडा मजाक अपने बेटों के सामने? मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन का धैर्य भी अब समाप्त हो चुका था। उसने कहा, ठीक है अजीत, देखकर जो भी अपना मुआयना करना चाहते हो कर लो, यह सब अब सहन नहीं होता। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकाएक रुक गया। उन्होंने मेरी ओर विषैली आंखों से देखते हुए कहा, तुम कौन होते हो? तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बोले, तुम अपने को बड़े 30 मार का समझते हो, है ना? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी चालें यहाँ नहीं चलेगी। तुम भागो यहाँ से, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सब चोर उचक्के आवारा बदमाश इकट्ठा हो गए यहाँ। उन्होंने मोहन को अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भाप पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान न देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिखा सकता है वह कितना घातक होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है? आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है। व्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांच कर मुआयना कर लेने को कहा था, इसीलिए मैंने मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा। कमरा काफ़ी बड़ा था, जिसमें कुछ चीज़ें थी जैसे पलंग, कुछ कुर्सियाँ, अलमारी और एक छोटी बेड साइड टेबल। मेज़ पर टेबल लैम्प के अलावा कागज़, पेन आदि लेखन सामग्री थी। लिखे हुए कागज़ फैले हुए थे। मैंने एक कागज़ को उठाकर पढ़ने की चेष्टा की, पर 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। सब अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था
कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। लेखक महोदय ने एक कमाल और किया। कुछ मज़ेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें लाल स्याही से मार्क किया था। सच में मैंने अपने जीवन में ऐसा निकृष्ट और घृणित मस्तिष्क नहीं देखा था। अपनी उपकाई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन तब तक वह अपने लेखक के कर्म में व्यस्त हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा था, जो संभवतः उस लेखन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब शायद वह अपनी रसीक लाइनों को मार्क करे। और ठीक वही हुआ। जैसे ही पेज समाप्त हो गया, उन्होंने लाल स्याही वाला मार्कर पेन उठाकर बड़े मनोयोग से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, किंतु चूंकि स्याही समाप्त हो गई, इसीलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की दवात से फिर से स्याही भरी और अपने काम में लग गए। मैं अपना ध्यान अब दूसरी ओर लगाया। अलमारी में कुछ अधभरी दवाइयों की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। मोहन ने बताया दवाई उसने दी है। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां थी। एक दरवाज़ा जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा मुझे बताया गया बाथरूम में खुलता है। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा। सामान्य जैसा ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। खिड़कियां मुझे बताया गया कभी खुलती नहीं, हमेशा बंद ही रहती है। मैंने देखा, लेकिन मस्तिष्क खाली ही रहा। मैंने सोचा क्यों न दीवारों को खटका कर देखूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि संभव है कि इन लोगों का उनमें कोई गुप्त वॉल्ट या खजाना हो। एकाएक मेरी निगाह दीवार के आले में रखे चांदी से निर्मित इत्र होल पर पड़ी। उसमें सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा और आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का प्रयोग करते हैं? अचकचाते हुए उसने सिर हिला दिया। कहा, कह नहीं सकता। यदि करते होते तो उनका शरीर महकता। ये कब से है यहाँ? ओह, मुझे याद है, ये पिताजी स्वयं खरीद कर लाए थे। मैंने मुड़कर देखा। नंदूलाल बाबू लेखन रोककर मुझे घूर रहे थे। उत्सुकता से मैंने रुई के टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में मैंने पूरे कमरे को एक भरपूर नज़र से देखा। नंदूलाल बाबू की नज़र बराबर मेरा पीछा करती रही। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग भरी मुस्कान थी। हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया सही से उत्तर दे। अरुण बोला, अवश्य पूछिए। मैंने पूछा, क्या आप लोग निरंतर पहरेदारी करते हैं और कौन है जो इसमें शामिल है? अभय है, माँ और मैं। हम बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम नौकर या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने ही नहीं देते। क्या किसी ने इन्हें कभी नशा लेते हुए देखा है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जब जब लेते हैं हमें पता लग जाता है। क्या किसी ने देखा है कि वह जहर कैसा होता है? जब वे खुलकर लिया करते थे तब मैंने देखा था। वह सफ़ेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है, जिसे पहले होम्योपैथी दवा की बोतल में रखा जाता था। वे फलों की जूस में उसकी कुछ बूंदें डाल देते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल उनके कमरे में अब नहीं है? जी हाँ, निश्चित रूप से। हमने कमरे को हर प्रकार से छान मारा है। तब जाहिर है वह कहीं से आता है। कौन लाता होगा? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचिए। नहीं, डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं। मेरी जांच समाप्त हो गई। इससे अधिक मैं और पूछता भी क्या? मैं तसल्ली से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। एकाएक व्योमकेश की बात याद आ गई। मैंने नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या इनके डाक से पत्र आते हैं? नहीं। पार्सल या कुछ और? तब अरुण ने उत्तर दिया, हाँ, सप्ताह में एक बार उनके नाम एक रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। उत्सुकतावश मैं आगे झुक गया। कहाँ से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच में शर्म से झुक गया। नहीं, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली महिला है, रेबेका लाइट। मैंने कहा, ओह, तो ये बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसमें क्या होता है? हाँ। अरुण ने उत्तर देते हुए मोहन की ओर देखा। तो क्या होता है उसमें? मैंने उतावले स्वर में पूछा। कोरे कागज़। हाँ, कुछ कोरे कागज़ फोल्ड करके रखे होते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने अचंभे से दोहराया। और कुछ नहीं? नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए भौचक का गुमसुम रह गया। फिर दोबारा से पूछा, क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसमें लिफाफे में और कुछ नहीं होता? अरुण मुस्कुराकर बोला, नहीं। यद्यपि पिताजी स्वयं हस्ताक्षर कर पत्र लेते हैं, पर खोलता मैं ही हूँ। उन कोरे कागजों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। क्या प्रत्येक पत्र को हर बार तुम ही खोलते हो? कहाँ खोलते हो? पिताजी के कमरे में, जहाँ पोस्टमैन पिताजी को हस्ताक्षर करने के बाद देता है। लेकिन ये तो विचित्र बात है। खाली कोरे कागजों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का क्या मतलब है? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता।
मैं काफ़ी देर तक मूड की तरह बैठा रहा। अंत में एक निश्वास के बाद धीरे से जाने के लिए उठा। पहली बार जब रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने निशाना मार लिया है, लेकिन बाद में जब निराश होना पड़ा तो लगा वह द्वार अभी तक जो के त्यों बंद ही है। मुझे लगा कि यद्यपि यह रहस्य है तो आसान, किंतु इसे सुलझाना मेरे बुद्धि कौशल से बाहर है। चेहरे धोखा भी देते हैं। जहर और लकवे से ग्रस्त इस वृद्ध का चेहरा वैसा ही है। इसकी चालाकियों से सुलटना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए व्योमकेश जैसे तेज धार वाली स्पष्ट व कुशाग्र बुद्धि की जरूरत है। मन में हताशा थी। सोचा जांच की पूरी रिपोर्ट व्योमकेश को दे दूंगा। इसी उद्देश्य से उठने ही वाला था कि मन में एक बात कौन गई। मैंने पूछा, अच्छा ये तो बताइए, क्या नंदूलाल बाबू किसी को पत्र लिखते हैं? अरुण बोला, नहीं तो, अलबत्ता हर महीने मनी ऑर्डर ज़रूर भेजते हैं। किसे? अरुण ने फिर शर्म से मुंह नीचा कर लिया और बोला, उसी जो महिला को। इस पर मोहन ने स्पष्टीकरण दिया, वह कभी नंदूलाल बाबू की। ओह, समझा। कितनी रकम भेजते हैं? काफ़ी बड़ी रकम। हमें नहीं मालूम क्यों भेजते हैं। उत्तर मेरे होठों पर आते आते रुक गया। पेंशन? लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला और मोहन को वही छोड़कर घर से बाहर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। व्योमकेश अपने कमरे में था। मेरे खटखटाने पर द्वार खोलते हुए बोला, कैसा रहा? रहस्य खुला? नहीं, कहकर मैं बैठ गया। व्योमकेश एक कागज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पढ़ रहा था। उसने मुझ पर तेज दृष्टि डालकर कटाक्ष किया, कब से इतने शौकीन बन गए हो? ये इत्र फुलेल? अरे भाई, इत्र लगाया नहीं, केवल ढोकर लाया हूँ। मैंने पूरा वृत्तांत विस्तार से व्योमकेश को बता दिया। व्योमकेश ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। अंत में मैंने कहा, मैं तो सुलझा नहीं पाया दोस्त, अब तुम्हें दखल देना होगा। लेकिन मेरा मन कहता है इस इत्र की बारीकी से खोजबीन इस रहस्य को सुलझा सकती है। रहस्य किसका? व्योमकेश ने इत्र की रुई को सूंघते हुए कहा, वाह क्या खुशबू है, शुद्ध अंबूरी इत्र है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? और वह इत्र को अपनी कलाई पर रगड़ते हुए बोला, हाँ क्या कह रहे थे, क्या सुलझेगा? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, संभव है इत्र के बहाने नंदूलाल बाबू। व्योमकेश ठहाका मारकर हंसा। क्या ऐसी खुशबूदार चीज़ छिपाई जा सकती है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है? क्या तुम्हें ऐसा कोई चिन्ह मिला जिसके आधार पर तुम कहते हो कि नंदूलाल बाबू वास्तव में इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, किंतु नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम गलत जगह दस्तक दे रहे हो। दूसरी ओर देखने की कोशिश करो। ये देखो कि वह जहर भीतर कैसे आता है, कैसे नंदूलाल बाबू सबकी नज़रों के सामने गटक लेते हैं। कोरे कागज़ रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों आते हैं? उस महिला को पैसा क्यों भेजा जाता है? इन सब बातों पर तुमने ध्यान दिया? मैंने निराश स्वर में कहा, मैंने इन सभी बातों पर सोचा है, लेकिन रहस्य का हल खोज लेना मेरे बस की बात नहीं। फिर से सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। बस की बात नहीं है का क्या मतलब? हताशा से तो हताशा ही मिलती है, ये तो तुम भी जानते हो। एक बार फिर से गहराई में डूब कर सोचो और जब तक हल न मिले तब तक सोचते रहो। इतना कहकर उसने फिर लेंस को उठा लिया। मैंने पूछा, तुम कब आओगे? मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन गहराई से नहीं सोच पा रहा, ये जालसाज। और फिर से वह मेज़ पर झुक गया। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। आराम कुर्सी पर लेटकर दोबारा सोचने लगा। जो भी हो, इतना मुश्किल तो नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि मैं यह सुलझा भी सकता हूँ। शुरुआत फिर से की जाए। कोरे कागज़ रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? क्या उन कागज़ों में किसी गुप्त स्याही से लिखा कोई संदेश है? यदि वह है भी तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या लाभ? उससे उन्हें जहर की खुराक कैसे मिलती है? चलो मान लिया कि जहर कमरे में नंदूलाल बाबू तक पहुंच भी जाता है, पर उसे छिपाते कहाँ है और कैसे? होम्योपैथी दवा की बोतलों में कैसे रखते हैं इतनी नज़रों के सामने? और फिर उनके कमरे की जांच पड़ताल के लिए लोग भी तो आते जाते रहते हैं, वे कैसे करते हैं ये सब? इन तमाम सवालों पर गहन चिंतन करते हुए अब तक मैं 5 चेरूट पी चुका था, किंतु मैं एक प्रश्न का भी उत्तर खोज नहीं पाया था। मैंने अंततः उम्मीद छोड़ ही दी थी कि एकाएक फिर एक विचार सूझा। मैं उठकर सीधा हो गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं संभव हो सकता? सोचने में अजीब ज़रूर है, लेकिन हो भी सकता है। व्योमकेश भी कहता है कि यदि समस्या का एक तथ्यात्मक रास्ता निकाल सकता है, भले ही वह अटपटा क्यों न हो, उस पर चलना ही बुद्धिमानी है। इस मामले में वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं व्योमकेश के पास जाने ही वाला था कि वह स्वयं आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा तो उत्सुकतावश पूछा, क्या कोई सुराग मिला? हाँ, लगता तो है। वाह, बताओ क्या है?
जब बताने की बारी आई तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, देखो, मुझे अभी भी याद आया कि मैंने नंदूलाल बाबू की दीवारों पर मकड़ियों को देखा है। मुझे लगता है कि वे उन्हें पकड़कर खाते हैं। व्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। अजीत, तुम सच में एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये दीवारों की मकड़ियाँ यदि इन्हें कोई खा भी लेता है तो शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, समझे? आहत स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चेरूट सुलगा कर पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कोरे कागज़ डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने सोचा कि वह जू महिला को हर महीने क्यों भुगतान जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक यह भी नहीं सोच पाए कि नंदूलाल बाबू अश्लील कहानियों में कुछ लाइनों को अंडरलाइन करते हैं? नहीं। पर क्या तुम सोच पाए? हाँ, शायद। कहते हुए व्योमकेश ने चेरूट का एक जोरदार कश लगाया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जब एक तथ्य के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या है वह तथ्य? मैं जानना चाहता हूँ कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा वो मेरा उल्लू खींच रहा है। रूखी आवाज़ में मैंने कहा, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चौंक कर आंखें खोली और मेरे चेहरे के भाव को पढ़कर बोला, तुम तो नाराज़ हो गए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरा रहस्य केवल नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर कर रहा है। यदि रंग लाल है तो मेरा अनुमान सही है। यदि वह लाल नहीं है, यह तुमने देखने की कोशिश नहीं की है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की। व्योमकेश ने हंसकर कहा, जबकि यह देखना पहला काम होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नंदूलाल बाबू के बेटे को फ़ोन करके पूछ लो। वो सोचेगा मैं मजाक कर रहा हूँ। व्योमकेश ने हाथों को हिलाया और एक कवि के अंदाज में बोलने लगा, डरना क्या, घबराना कैसा, हिम्मत है तो रुक जाना कैसा। मैं दूसरे कमरे में गया, फ़ोन का नंबर ढूंढकर फ़ोन किया। मोहन अभी तक वही था। उसी ने फ़ोन उठाया और जवाब में बोला, मैं तुम्हें यही नहीं बताया था क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ये जानकारी इस रहस्य में कोई मायने भी रख सकती होगी। उसने कहा, नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग सुर्ख लाल है। यह कुछ अटपटा ज़रूर है क्योंकि वे पान वगैरह खाते नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने व्योमकेश को इशारे से बुलाया। उसने तुरंत, रंग लाल ही है ना? तो मिल गया। उसने फ़ोन को लेते हुए, डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आपकी समस्या सुलझ गई। हाँ, अजीत ने ही सुलझाई है, मैंने तो केवल थोड़ी मदद की है। मैं तो, आप जानते ही हैं, उस जालसाज के केस में फंसा हुआ था, उसे भी मैंने सुलझा लिया है। अब आपको अधिक कुछ नहीं करना है, केवल लाल स्याही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हाँ, बस ठीक है, यही। आप समझ गए होंगे और कल समय निकालकर हमारे यहाँ आ जाइए। मैं पूरा खुलासा विस्तार से समझा दूंगा। नमस्कार। ज़रूर, मैं आपका आभार अजीत तक ज़रूर पहुँचा दूंगा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उसका मस्तिष्क आजकल तेज धार की तरह हो गया है? और व्योमकेश ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। ड्राइंग रूम में लौटने पर मैंने ज़रा कठोर होते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में हल सूझ रहा है, पर तुम विस्तारपूर्वक मुझे बताओ कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया। व्योमकेश घड़ी देखकर बोला, खाने का समय हो गया है। पुत्तीराम कभी कभी बुला सकता है, फिर भी चलो संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। तुम शुरू से ही गलत मार्ग पर चले हो। पहला प्रमुख काम यह पता लगाना था कि वह जहर कमरे में घुसता कैसे है। उसके पैर तो है नहीं जो चलकर वहाँ पहुँचे। जाहिर है कि उसको लाने वाला कोई तो है। वो कौन है? 5 लोग अंदर जाते हैं, डॉक्टर, 2 लड़के, पत्नी और एक अन्य व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति तो लाएंगे नहीं, तो रहा 5वां व्यक्ति। ये 5वां व्यक्ति कौन है? यह 5वां व्यक्ति पोस्टमैन है। वह सप्ताह में एक बार आता है और जहर उसके ज़रिए कमरे में घुसता है, लेकिन लिफाफे में कोरे कागज़ के अलावा कुछ नहीं होता। यही तो चालाकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही शायद जहर भी होता हो, इसीलिए लोगों का ध्यान पोस्टमैन पर नहीं जाता। पर यह पोस्टमैन बहुत तेज़ दिमाग आदमी है। वह कब स्याही की दवात बदल देता है किसी को पता नहीं लगता। रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागज़ भेजने का उद्देश्य केवल पोस्टमैन को नंदूलाल बाबू के कमरे में प्रवेश करवाना है। और फिर तुमने अपनी जांच में एक और भूल यह की कि जू महिला को भेजे जाने वाले पैसे को तुमने पेंशन मान लिया। यह परंपरा कहीं भी नहीं रही। यह रकम जहर की कीमत है जो वह महिला पोस्टमैन के ज़रिए नंदूलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब देखो, जहर नंदूलाल बाबू को हाथों में कैसे पहुंच जाता है और कोई शक भी नहीं करता, लेकिन कमरे के अंदर भी निरंतर पैरा रहता है, तो कैसे वे उसे खा लेते हैं? और यहीं पर उनका लेखन काम में आता है। कागज़ और कलम, स्याही, सब कुछ वही है जहर के लिए।
उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये काम वे बैठे बैठे ही कर लेते हैं। वे काले पेन से लिखते हैं, बीच बीच में लाल पेन से लाइनें खींचते हैं और जब भी अवसर मिलता है लाल पेन के निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तब वे उसे दोबारा भर लेते हैं। अब तुम समझे कि उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि वह लाल स्याही होगी, वो काली स्याही नहीं हो सकती थी। अरे नहीं, तुमने देखा नहीं काली स्याही का प्रयोग कितना अधिक है। क्या नंदूलाल बाबू चाहेंगे कि उनकी कीमती चीज़ यूं ही बर्बाद होती रहे? इसीलिए लेखन के कुछ भागों को ही अंडरलाइन अर्थात लाल स्याही का प्रयोग। अब समझा कितना आसान लगता है। बेशक आसान है, लेकिन इस चालाकी के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी नहीं, अब तक इतने लोगों को मूर्ख नहीं बनाया हुआ था। तुमने यह कैसे जाना? बहुत आसानी से। इसमें दो ही बातें ऐसी थी जो अटपटी थी, जिनका पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली, कोरे कागज़ों का रजिस्टर्ड पोस्ट से आना। दूसरी, नंदूलाल बाबू का धुआंधार लेखन और उसमें कहीं कहीं लाल स्याही से मार्क करना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गहनता से सोचना शुरू किया तो मुझे केस का सुराग अपने आप टकरा गया। और देखो, वह जालसाज भी। इतने में दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ही उस कमरे की तरफ दौड़े। व्योमकेश फ़ोन उठाकर बोला, कहिए, कौन सा आप बोल रहे हैं? ओह, डॉक्टर साहब जी, कहिए, क्या नंदूलाल बाबू ने हंगामा पैदा कर दिया है? वे क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। ये तो होना ही था। क्या? वे अजीत को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं, गलत है। उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह यदि बंद नहीं किया जा सकता तो कोई और उपाय भी नहीं है। जी जी, नहीं नहीं, अजीत इसके लिए कोई बुरा न मनाएगा। वो जानता है कि इस दुनिया में अच्छा काम निंदा ही लाता है। उसे मालूम है कि फूल के गुलदस्तों के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही दुनिया है। तो ठीक सर, विदा लेता हूँ, नमस्कार। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।